विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर, और ये 7 स्टार चैप्टर है। टीसीएस, आईएएस और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो गुप्ता साम्राज्य यानी गुप्ता एम्पायर, भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के शासन को स्वर्ण युग या भारतीय पुनर्जागरण का काल माना जाता है। गुप्त शासकों ने मौर्यों के बाद पुनः भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा और ज्ञान विज्ञान को आश्रय एवं संरक्षण प्रदान किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुप्तों से पहले की राजनीतिक दशा पर देखना पड़ेगा, यानी गुप्तों के पूर्व की राजनीतिक दशा कि क्या क्या था, उसके बाद फिर गुप्तों पर आएंगे हम। ठीक है, उत्तरी भारत में कुषाण वंश के पतन के उपरांत और गुप्त वंश के उदय के मध्य की राजनीतिक दशा को सामान्यतः अंधकार युग व राजनीतिक विश्रृंखलता के युग की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस समय संपूर्ण देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और परस्पर संघर्षरत था। ये राज्य तीन प्रकार के थे, एक थे राजतंत्रात्मक, दूसरे गणतंत्रात्मक और तीसरे विदेशी राज्य, यानी राजतंत्र, गणतंत्र और विदेशी राज्य। तो कुछ बता रहा हूं मैं, जैसे नागवंश के बारे में बता रहा हूं, कुछ राज्यों के बारे में। नागवंश मध्य भारत तथा उत्तर भारत के भूभागों में कुषाण सत्ता के विनाश का श्रेय नागवंश को प्राप्त है। पुराणों के अनुसार मथुरा और पद्मावती, थोड़ा ये ध्यान रखना, ग्वालियर का पुराना नाम है पद्मावती। क्या नाम है? ग्वालियर। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, पार्वती और बेतवा नदी के बीच में है ग्वालियर। नहीं सॉरी, वो भोपाल है। ठीक है, भोपाल पार्वती और बेतवा के किनारे है। ग्वालियर का पुराना नाम पद्मावती है। तो पद्मावती ग्वालियर में कुषाणों के पतन के पश्चात नागवंश ने शासन किया। पद्मावती के नाग यानी भारशिव नाग कंधों पर शिवलिंग वहन करने के कारण कहलाते थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में पद्मावती के नागवंशी शासक नागसेन का तथा मथुरा के नागवंशी शासक गणपति नाग का उल्लेख किया गया है। अभी तक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, जो क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया किसी जमाने में सब्जेक्ट में, वो ये था कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किन दो नागवंशी राजाओं का नाम मिलता है। तो एक है कौन? पद्मावती का नागवंशी शासक नागसेन और दूसरा है मथुरा का नागवंशी शासक गणपति नाग। क्योंकि समुद्रगुप्त ने 100 विजय की हैं, प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने उसकी 100 विजयों का उल्लेख किया है। तो उसमें ये बता रखा है कि नागसेन और गणपति नाग को भी पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अगला है मौखरी वंश। इस वंश के शासक बड़वा यानी कोटा रियासत, बड़वा मतलब कोटा रियासत में 3य शताब्दी में शासन कर रहे थे। प्रारंभ में ये पश्चिमी क्षत्रपों अथवा नागों के सामंत थे। मौखरी शासक वैदिक धर्मानुयायी थे। मौखरी शासक महासेनापति बल के 3 पुत्रों में से एक त्रिरात्र यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 3 पुत्रों ने एक एक त्रिरात्र यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अगले हैं मगध राजवंश। इस वंश के शासक बघेलखंड यानी रीवा मंडल में, बघेलखंड मतलब रीवा मंडल में शासन कर रहे थे। इस वंश के प्रसिद्ध शासक भद्रमघ ने कुषाणों को पराजित करके कौशांबी पर अधिकार कर लिया था। यहां पर मगध राजवंश ने 250 ईस्वी तक शासन किया। कब तक? अगले हैं मित्रवंशी। मित्रवंशी राजा अहिछत्र यानी बरेली, बरेली का पुराना नाम है अहिछत्र। अहिछत्र बरेली में शासन करते थे। इनके बहुसंख्यक सिक्के मिले हैं। अनेक सिक्कों पर अच्यु नाम अंकित है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के अच्युत से पहचाना जाता है। इन राजवंशों के अतिरिक्त उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में 5 अन्य राजवंश भी विद्यमान थे, जिनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है, जैसे समतट यानी पूर्वी बंगाल, डवाक यानी असम, कामरूप यानी असम, नेपाल और कृतपुर यानी कुमाऊं क्षेत्र। अगला वाकाटक वंश। इस वंश का साम्राज्य पूर्वी मालवा, बुंदेलखंड और उत्तरी हैदराबाद तक विस्तृत था। पहले ये सातवानों के अधीन बरार में शासन करते थे। 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य इस वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। प्रवरसेन प्रथम इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। अब इसमें जो अभी तक जितने हमने पढ़े, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला वंश है। कौन सा? वाकाटक वंश। कौन सा? वाकाटक, क्योंकि शकों का उन्मूलन करने में वाकाटकों का भी योगदान है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ साथ वाकाटक वंशी राजा का भी योगदान है। तो मैं ये बता दूं कि वाकाटक वंश कहां पर था? पूर्वी मालवा, बुंदेलखंड और उत्तरी हैदराबाद तक विस्तृत था।
ये पहले सातवाहनों के अधीन बरार में शासन करते थे। किसके अधीन थे वाकाटक वंशी शासक? सातवाहनों के अधीन। तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य इस वंश की स्वतंत्र सत्ता का स्थापना किसने की? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति से क्वेश्चन बना हुआ है कि वाकाटक वंश का संस्थापक या वाकाटक वंश की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने वाला शासक कौन था? आंसर विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? प्रवरसेन। प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। और प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद पल्लव। दक्षिण भारत की एक प्रबल शक्ति पल्लव राजवंश था। यद्यपि पहले वे सातवाहनों के अधीन थे, परंतु बाद में वे इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। पल्लवों की राजधानी कांची थी। समुद्रगुप्त का समकालीन पल्लव वंशी शासक विष्णुगुप्त था। पल्लव शासक कौन था? विष्णुगुप्त। तो कांची के पल्लव, कांची के पल्लव। उसके बाद आभीर राजवंश। इसकी दो शाखाएं थी, प्रथम नासिक महाराष्ट्र में और दूसरी अहिवार क्षेत्र यानी भिलसा और झांसी में। नासिक के आभीर सातवाहन राजाओं के सामंत थे। अब ये ध्यान रखना भाई कौन किसके सामंत है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। ग्रुप सी जैसे जो पेपर होते हैं वहां पूछेगा पल्लव किसके सामंत थे? आंसर सातवाहनों के। आभीर किसके सामंत थे? सातवाहनों के। नासिक क्षेत्र में ईश्वर सेन ने इस वंश की स्थापना की, जिसने 248-49 ईस्वी के लगभग कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ किया। ये आईएएस का क्वेश्चन है। फिर कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ किसने किया? तो आंसर आभीर वंशी शासक, खासकर जो नासिक में शासन कर रहा था ईश्वर सेन। किसने? कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ कब होता है? 248-249 एडी एना डोमिनी ईस्वी। 248-249 ईस्वी में आभीर वंशी शासक ईश्वर सेन ने कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ किया। गुप्तों के उदय के समय ये दोनों शाखाएं विद्यमान थी। अगला है इक्ष्वाकु वंश। कौन सा? कृष्णा गुंटूर क्षेत्र के श्री शांतमूल ने सातवाहन वंश के पतन के उपरांत इस वंश की स्थापना की। तो इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन है? श्री शांतमूल। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन है? श्री शांतमूल। और ये कहां पर शासन कर रहे हैं इक्ष्वाकु वंश के शासक? कृष्णा गुंटूर। गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में, ठीक है। इसने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। पुराणों में इसे श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत का शासक और आंध्र भृत्य यानी सातवाहनों का नौकर कहा गया है। आंध्र भृत्य मतलब सातवाहनों का नौकर कहा गया है। अमरावती और नागार्जुन कोंडी में इस वंश के शासक वीर पुरुष दत्त द्वारा बौद्धों को दान देने का लेख मिलता है। अमरावती तथा नागार्जुन कोंड में इस वंश के शासक वीर पुरुष दत्त द्वारा बौद्धों को दान देने का लेख भी प्राप्त होता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद गणराज्य, क्योंकि मैंने पहले राजतंत्रात्मक राज्य बताए, फिर गणतंत्रात्मक, फिर विदेशी राज्यों के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद है गणराज्य। गुप्तों के उदय से पूर्व पंजाब, राजस्थान, मालवा तथा मध्य प्रदेश आदि में अनेक गणराज्य भी थे। इनमें से मालव, अर्जुनायन, योद्धे, शिवी ये प्रमुख गणराज्य थे। मालव, सबसे पहले मालव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मालव ये पंजाब, पूर्वी राजस्थान में निवास करते थे। गुप्तों के समय में ये मंदसौर का एक नाम दसपुर भी है। क्या नाम है? मंदसौर में शासन करते थे। पाणिनि ने इन्हें आयुद्धजीवी संघ कहा है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। आयुद्धजीवी संघ किसे कहा है पाणिनि ने? आंसर मालवों को। मालवों के लगभग 6000 सिक्के मिले हैं, जिन पर मालव जय, मालव गणस्य आदि अंकित है। गुप्तों के उदय से पूर्व ये मंदसौर यानी प्राचीन दसपुर में राज्य करते थे। उसके बाद है अर्जुनायन। यह गणराज्य आगरा जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इनके यहाँ से अनेक सिक्के मिले हैं। प्रयाग लेख से विदित होता है कि इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने अर्जुनायन ने। अगला योद्धे। इस गणराज्य के लोग कुषाणों के पहले राजपूताना पूर्वी पंजाब में निवास करते थे। शक शासक रुद्रदामन का कुषाणों ने इनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराई, परंतु कुषाणों के पतन के पश्चात ये पुनः स्वतंत्र हो गए। इनके सिक्के सहारनपुर, देहरादून, दिल्ली, लुधियाना आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। लुधियाना से प्राप्त एक मिट्टी की मोहर पर योद्धेयनाम जय मंत्र धराणाम लेख अंकित है। संभवतः इनके पास विजय प्राप्त करने का कोई मंत्र था। पाणिनि ने भी योद्धेयों को भी अयुद्धजीवी संघ कहा है। तो पाणिनि ने मालवों को भी अयुद्धजीवी संघ कहा है, साथ में योद्धेयों को भी अयुद्धजीवी संघ कहा है। उसके बाद कुणिंद थे। यह गणराज्य यमुना व सतलज नदी के बीच स्थित था।
इनके सिक्कों पर भी कुनिंद या कुनिंद गणस्य अंकित है। उसके बाद है शिवी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शिवी जो थे वो झेलम और चिनाब के मध्य निवास करते थे। कालांतर में माध्यमिका, चित्तौड़ का पुराना नाम है माध्यमिका, कालांतर में माध्यमिका में अपना राज्य स्थापित किया इन्होंने। उसके बाद है मद्रक, यह गणराज्य रावी तथा चिनाब नदी के बीच स्थित था। मद्रकों का भी कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद है औदुंबर, यह गणराज्य पंजाब के गुरदासपुर होशियारपुर क्षेत्र में शासन करता था। इनके सिक्के भी मिले हैं। अगला है उत्तम भद्र जाति राजस्थान में निवास करती थी। शक शासक नेपाल ने मालवों को इनसे मुक्त किया था। उसके बाद है लिच्छवी, गुप्तों से पूर्व लिच्छवियों के 2 राज्य थे, एक उत्तरी बिहार में वैशाली और दूसरा नेपाल। लिच्छवी राज्य गुप्तों के पूर्व एक शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजनीतिक महत्ता बढ़ाने के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। ये याद करना पड़ेगा आपको। क्या चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी और इसी का पुत्र था समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता है, गौरवान्वित महसूस करता है। लिच्छवी मैंने यानी लिच्छवी माता का पुत्र हूं कि मैं दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी। इन गणराज्यों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में प्रार्जुन, सनकानीक, काक, खारपरिक गणराज्य स्थित थे। तो इतने गणराज्य थे उस समय। गणराज्य मतलब जो शासक चुने जाते थे जनता के द्वारा। राजतंत्रात्मक में तो वंशानुगत अधिकार होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गणराज्य में क्या होता है? जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगले हैं विदेशी राज्य। गुप्तों के उदय के समय कुछ विदेशी शक्तियां भारत के पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में विद्यमान थी। गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र में शकों की कार्दमक शाखा का शासन था। पेशावर क्षेत्र में कुषाणों की प्रवृत्ति शाखा का शासक किदार कुषाण था, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में देवपुत्र शाही शाहनुशाही के नाम से हुआ है। देवपुत्र शाही शाहनुशाही के नाम से हुआ है। समुद्रगुप्त के किदार कुषाण को ससैनियन शासक सापुर से मुक्त कराया था। पंजाब में सीलद और गढ़हर जातियां थी। प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड नामक विदेशी जाति का भी उल्लेख हुआ है, जो संभवतः कन्नौज में शासन कर रही थी। मुरुंड कहां शासन कर रहे थे? कन्नौज। गुप्तों के बाद पढ़ेंगे आप, जब गुप्त समाप्त हो जाएगा और हर्षवर्धन का समय आएगा तो राजनीतिक केंद्र जो बन जाएगा, पूरे देश की राजनीति का जो केंद्र होगा वो कन्नौज होगा। कन्नौज को जीतने के लिए 3 महाशक्तियां आएंगी। फिर कौन कौन? बंगाल के पाल, इधर पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट। कौन जीतेंगे? गुर्जर प्रतिहार जीतेंगे। कौन जीतेंगे? लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन थे? राष्ट्रकूट थे। लेकिन क्योंकि दक्षिण की राजनीति में बार बार उन्हें वापस जाना पड़ता था, तो इसलिए गुर्जर प्रतिहारों ने उसका फायदा उठाया और उन्होंने जीता। किसको? कन्नौज को, बाद में। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद। ट्रिपटाइट स्ट्रगल बोलते हैं उसको, त्रिपक्षीय संघर्ष। मेंस का क्वेश्चन होता है वो। अब भाई गुप्तों की उत्पत्ति बता रहा हूं मैं, यहां से अब इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। गुप्तों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में अलग अलग मत हैं। ब्राह्मण होने का मत कौन कौन देते हैं, सबसे पहले ये बता रहा हूं। तो हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार गुप्त ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने पूना ताम्रपत्र अभिलेख में अपने गोत्र जो है धारण बताया है। क्या बताया है? जो कि शुंग शासक अग्निमित्र की महिषी धारणी से संबद्ध है। अब धारण गोत्र जो है वो ब्राह्मणों का होता है। तो ये जो हेमचंद्र राय चौधरी कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त का जो गोत्र है वो धारण है। क्या है? धारण है। पुनश्च स्कंद पुराण में ब्राह्मणों के 24 गोत्र बताए गए हैं, जिनमें 12वां गोत्र जो है वो धारण है। स्कंद पुराण में ब्राह्मणों के कितने गोत्र बताए गए हैं? 24 गोत्र बताए गए हैं, जिनमें 12वां गोत्र क्या? धारण। अब क्षत्रिय होने का मत कौन देते हैं? तो रमेश चंद्र मजूमदार, एस चट्टोपाध्याय, GHS ओझा आदि विद्वानों का मानना है कि गुप्त क्षत्रिय थे। क्या थे? वो ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जावा के तांत्री कामंदक, जावा के तांत्रिक कामंदक नामक ग्रंथ में वहां का शासक ऐश्वर्यपाल स्वयं को इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय कहते हुए
अपने को समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। क्या बताता है? इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय कहते हुए अपने आप को समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। सिरपुर लेख में चंद्रगुप्त नामक राजा को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा गया है। पंचोब बिहार के एक लेख में गुप्त वंश को अर्जुन यानी पांडवों का जो अर्जुन था उसका वंशज बताया गया है। गुप्तों का वैवाहिक संबंध क्षत्रिय माने जाने वाले लिच्छवियों से था, लेकिन इन मतों का खंडन यह कहकर किया जाता है कि तांत्रिक कामंदक मध्यकाल में लिखी गई थी और लिच्छवियों को क्षत्रिय सभी विद्वान नहीं मानते हैं। लिच्छवियों को सभी विद्वान क्षत्रिय नहीं मानते हैं। अब क्या है, अगला मत जो है शूद्र होने का मत। तो काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्तों को निम्न जाति का शूद्र माना है। उन्होंने इस पक्ष में वज्जिका नामक एक कवित्री द्वारा रचित कौमुदी महोत्सव नाटक के पात्र चंडसेन की, जो कारस्कर, जो क्या है, कारस्कर है यानी कारस्कार है यानी शूद्र है, की साम्यता चंद्रगुप्त प्रथम से की है, किंतु यह मत मान्य नहीं है। जो काशी प्रसाद जायसवाल हैं वो कौमुदी महोत्सव, एक कवित्री है वज्जिका, उसकी एक रचना है कौमुदी महोत्सव नाटक है, उसके पात्र चंडसेन से तदाद में बिठाते हुए बोलते हैं कि जो गुप्त थे वो क्या थे, शूद्र थे, लेकिन यह मत मान्य नहीं है। वैश्य होने का मत, वैश्य सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वैश्य होने का मत। कौन कौन बोलते हैं? रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, एएस आल्टेकर, एसके आयंगर आदि विद्वानों का मानना है कि गुप्त जो थे वैश्य जाति के थे। आल्टेकर के अनुसार विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय जो क्षत्रिय थे वो वर्मा, वैश्य जो थे वो गुप्त और शूद्र जो थे वो दास लगाते थे। क्या लगाते थे? विष्णु पुराण में आल्टेकर कहते हैं कि विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा, जो क्षत्रिय थे वो अपने नाम के अंत में वर्मा, जो वैश्य थे अपने नाम के अंत में गुप्त, और जो शूद्र थे अपने नाम के आगे दास शब्द लगाते थे। इस मत के खंडन के विषय में कहा जाता है कि गुप्त वंश के दूसरे राजा घटोत्कच के नाम के अंत में गुप्त शब्द नहीं है, बल्कि गुप्त शब्द के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या था? श्रीगुप्त था, इसलिए उसके वंशजों ने इसे अपनाया था। कौटिल्य जैसे ब्राह्मण का भी एक नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य तो ब्राह्मण था ना, उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ऐसे में सिर्फ वैश्यों का एकाधिकार नहीं था इस नाम पर। आज अधिकांश विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते हैं। क्या मानते हैं? अब है गुप्तों का मूल निवास स्थान। उत्पत्ति के समान ही गुप्तों के मूल निवास स्थान को लेकर भी विद्वान मतैक्य नहीं है, विद्वानों में मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं है। चीनी यात्री इत्सिंग जो कि 671 एडी में आया था, उसके यात्रा विवरण के आधार पर रमेश चंद्र मजूमदार, धीरेन्द्र चंद्र गांगुली और एलन आदि विद्वानों ने गुप्तों का मूल निवास स्थान बंगाल को बताया है। इसको बताया है? बंगाल को। कुछ विद्वान इत्सिंग के विवरण की उसके भारत आने के 500 वर्ष पूर्व अर्थात 171 एडी हुईलुन नामक चीनी यात्री जो नालंदा आया था, श्रीगुप्त नामक राजा ने चीनी भिक्षुओं के लिए मृग शिखावन मठ के पास एक चीनी मंदिर बनवाया और उसे 24 गांव दान में दिए। इस आधार पर इसका समीकरण मगध से करते हैं और मगध गुप्तों का मूल स्थान सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि मगध के थे गुप्त। कहां के थे? बिहार के। मगध मतलब बिहार। एस आल्टेकर, वीए स्मिथ, इनका मानना है कि गुप्त मगध के मूल निवासी थे। वायु पुराण में कहा गया है कि गुप्त वंश के लोग गंगा नदी के किनारे प्रयाग, साकेत और मगध के प्रदेशों का उपभोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयाग, साकेत और मगध के प्रदेशों का उपभोग करेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार प्रयाग और गंगा के किनारे प्रदेश पर मगध के गुप्त लोग शासन करेंगे। पुराणों में गुप्तों को मागध गुप्त कहा गया है। क्या कहा गया है? मागध। मागध का मतलब मगध, मगध मतलब बिहार। जगन्नाथ अग्रवाल, एसआर गोयल आदि विद्वानों का मानना है कि गुप्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। अनेक विद्वान इस तथ्य पर सहमत नहीं है कि गुप्तों का मूल निवास स्थान मगध ही था, यानी 50-50 है, कंफर्म नहीं है कि कहां के थे। इतना समझ में आ गया। अब गुप्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है? साहित्यिक स्रोत में पुराण आते हैं, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। कौन कौन से?
ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट से ही मेंस का आंसर लिखिए कि जहां साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पुराण है, पुराणों में भी विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्ताम है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्ताम। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस भी लिखी, देवी चंद्रगुप्ताम भी लिखी। दरअसल देवी चंद्रगुप्ताम ने नामक पुस्तक में उसने विवरण दिया है कि गुप्तों में एक राजा हुआ, कौन? रामगुप्त। रामगुप्त पर शकों ने आक्रमण किया और रामगुप्त को कहा या तो आक्रमण झेलो या अपनी पत्नी दे दो। रामगुप्त ने अपनी रानी किसको दे दी? शक राजा को दे दी। अब रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसको बहुत बुरा लगा। रामगुप्त को कलंक माना जाता है गुप्त वंश पर। क्या माना जाता है? सारे राजा ठीक थे, ये कलंक था, क्योंकि पत्नी को देना किसी दूसरे शासक को, ये कलंकित करता उसके किसको? कुल को। अब क्या हुआ? विक्रमादित्य ने स्त्री का वेश धारण किया और शक खेमे में पहुंचा, डोली में बैठकर, और शक शासक की हत्या की और अपनी भाभी को वहां से छुड़ा के लाया और उसके साथ क्या किया? विवाह किया उसने। क्या किया? तो इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 2 महिषियों के नाम पढ़ते हैं आप। एक ध्रुव देवी का नाम पढ़ते हैं, है ना, जिसका बेटा कौन है? कुमारगुप्त। और एक और का नाम पढ़ते हैं जिसकी बेटी कुबेर नागा। कौन है? सॉरी, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त, एक बेटी का नाम पढ़ते हैं क्या? प्रभावती गुप्त। समझ में आ गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक पुत्री है, कौन है? प्रभावती गुप्त, जो अपने आप को धारण गोत्र की बताती है। अच्छा, एक और नाटक है शूद्रक का मृच्छकटिकम। शूद्रक का, इसमें एक चारुदत्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण की कथा है, जिसमें वो व्यापार वाणिज्य के द्वारा क्या बन जाता है? रिच बन जाता है, अमीर बन जाता है फिर। ठीक है, शूद्रक का मृच्छकटिकम। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बना कि शूद्रक के मृच्छकटिकम का पात्र कौन है? तो चारुदत्त नामक दरिद्र ब्राह्मण है। एक बार चेक भी कर लीजिए, चारुदत्त नामक दरिद्र ब्राह्मण। ऐसी एक किताब है वात्स्यायन, वात्स्यायन की कामसूत्र, वात्स्यायन की कामसूत्र। अगला कालिदास, कालिदास की तो बहुत सारी कृतियां हैं, आपको पता है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमो उर्वशीयम है, मालविकाग्नि मित्र है, रघुवंश है, ऋतु संहार है। 3 नाटक है पहले के जो मैंने बताए। कौन कौन से? मालविकाग्नि मित्र, विक्रमो उर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और बाकी जो है वो काव्य हैं। फिर कौन कौन से? मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, और एक कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा, कुमार संभव, है ना, भगवान शिव के बड़े पुत्र यानी देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा। अच्छा, ये दूसरा जो है स्रोत वो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में 3 तरह के स्रोत होते हैं। एक अभिलेख होते हैं, एक स्मारक होते हैं, एक सिक्के होते हैं। क्या क्या होते हैं? अभिलेख, स्मारक और सिक्के। अभिलेखों में गुप्त राजाओं द्वारा अनेक अभिलेख जारी किए गए, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उदयगिरी अभिलेख है, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख उल्लेखनीय है। स्मारक की अगर मैं बात करूं तो गुप्त शासकों द्वारा वृहद पैमाने पर मंदिरों का निर्माण कराया गया, चैत्य बनाए गए, चैत्य गृहों का निर्माण किया गया, मूर्तियां स्थापित की गई। अगर मैं सिक्कों की बात करूं तो गुप्त शासकों द्वारा जारी सिक्कों से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का बोध मिलता है। सबसे बड़ा गुप्तकालीन सिक्कों का, स्वर्ण सिक्कों का जो ढेर मिला वो बयाना राजस्थान से मिला है। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करूं तो विदेशी यात्रियों में फाइयान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, उसके विवरण से मध्य प्रदेश की जानकारी मिलती है, मध्य देश की जानकारी मिलती है। फिर हर्षवर्धन के बाद में, हर्षवर्धन के समय वेनसांग आता है। वेनसांग अपनी सीयूकी में क्या करता है? अपने यात्रा वृत्तांत जो है उसका क्या है? सीयूकी, उसमें गुप्तों के बारे में कुछ जानकारियां देता है। उसके बाद फिर इत्सिंग आता है। इत्सिंग के विवरण भी गुप्तों के विषय में अनेक क्या जानकारी प्रदान करते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया गुप्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत। अब मैं आ रहा हूं गुप्त वंश शासकों के समय में। सबसे पहले आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना है। तो सबसे पहले कौन है? श्रीगुप्त है। संस्थापक कौन है? फिर घटोत्कच है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है। गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। मौर्य हमने बिफोर क्राइस्ट में पढ़ लिया। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है, और इसका जो गुप्त संवत प्रारंभ हुआ 319 में एडी में, एना डोमिनी में शुरू किया, यानी कलचुरी चेदी संवत के बाद वाला है ये। कलचुरी चेदी संवत किसने शुरू किया था? हाँ जी,
हाँ तो कौन राजा बताओ? आभीर वंशी शासक ईश्वर सेन ने 248-249 एना डोमिनी में क्या कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ किया। 319 एना डोमिनी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है, भारतीय नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहते हैं इसको। पता नहीं क्यों नेपोलियन से इसकी तुलना करते हैं। नेपोलियन वाटरलू के फील्ड में हारा, समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 जीते। एक पराजित की तुलना एक विजेता से नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी क्योंकि अंग्रेज लिख रहे हैं इतिहास, इसलिए विंसेंट ए स्मिथ बोल रहे हैं कि समुद्रगुप्त क्या भारत का नेपोलियन है। ठीक है, वैसे नहीं बोला जाना चाहिए। चलो जी, अगला रामगुप्त। अगला रामगुप्त, ये तो कलंक है गुप्त वंश पर। ठीक है, अगला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अनुश्रुतियां इसको सकारी के नाम से जानती हैं, क्योंकि शकों का उन्मूलन करने वाला कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अगला कुमारगुप्त फर्स्ट। इसकी उपाधि जो है महेंद्रादित्य है। भारतवर्ष पर जो पहला हूण आक्रमण होता है कुमारगुप्त प्रथम के समय में होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी यही है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? कुमारगुप्त ने बनाया। ठीक है, कहीं कहीं पर लिखा है कि सकरादित्य ने बनाया कि, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया। एक चीनी यात्री उसका गलत विवरण देता है कि सकरादित्य ने बनाया। सकरादित्य किसी और गुप्त शासक की उपाधि है। अगला स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। क्रमादित्य है इसका नाम। क्या नाम है अगला? मतलब दूसरा नाम जो है इसका क्रमादित्य है। फिर उसके बाद पुरुगुप्त आता है। फिर उसके बाद कुमारगुप्त सेकंड आता है। फिर बुद्धगुप्त आता है। फिर नरसिंहगुप्त आता है। ठीक है, नरसिंहगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बढ़ जाता है, मगध, मालवा और बंगाल। मगध में नरसिंहगुप्त है, मालवा में भानुगुप्त है, बंगाल में वैन्यगुप्त है। फिर कुमारगुप्त तृतीय आता है, मगध पर शासन किया। फिर उसके बाद विष्णुगुप्त आता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त, 550 एना डोमिनी। इतना समझ में आ गया होगा? इतना समझ में आ गया? ठीक। तो गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था, किंतु विंसेंट ए स्मिथ, एलन और जायसवाल का विचार है कि गुप्तों का आदि पुरुष गुप्त था। उसके नाम के साथ श्री शब्द जो है वो सम्मानार्थ जोड़ा गया था, अतः गुप्त वंश के संस्थापक का नाम गुप्त ही अधिक प्रमाणित प्रतीत होता है। श्रीगुप्त ने लगभग 275 से 300 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच, भीम के बेटे का नाम भी घटोत्कच है, उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। 300 से लेकर 319 एडी तक इसने शासन किया। घटोत्कच भी अपने पिता के समान सामंत शासक ही था, जो लिच्छवियों के अधीन राज्य करता था। किसके अधीन? लिच्छवियों के अधीन। अब आता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ये 319 से 335 एना डोमिनी तक शासन करता है। 319 से 335 ईस्वी। यह घटोत्कच का पुत्र और उत्तराधिकारी था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। वैसे गुप्त वंश का शासक संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। उसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और सिक्के जारी किए। अपने राज्यारोहण की तिथि यानी 319 एना डोमिनी के उपलक्ष्य में उसने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया, यानी गुप्त संवत को प्रारंभ किया। इसने वैशाली के लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, गुप्त राज्य को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ किया और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त ने अपना विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ किया। इस विवाह की पुष्टि चंद्रगुप्त प्रथम के स्वर्ण सिक्कों और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से होता है। इससे इस समय के लगभग 25 स्वर्ण सिक्के बयाना राजस्थान में पड़ता है। बयाना मुगल काल में वो नील के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सबसे बड़ा जो ढेर मिला है सिक्कों का वो बयाना से मिला है। दूसरा मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, गाजीपुर, टांडा गाजीपुर, टांडा आदि से मिले हैं। इन सिक्कों को चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, विवाह प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार की संज्ञा दी गई है। सिक्के के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की आकृति उत्कीर्ण है। किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। और पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ मुद्रा लेख लिच्छवय उत्कीर्ण है। सिक्के पर किसी रानी की आकृति उत्कीर्ण करने का यह पहला उदाहरण है। सिक्के पर राजा के साथ किसी रानी का
रानी की आकृति उत्कीर्ण करने का यह पहला उदाहरण है। इस विवाह के संदर्भ में हेमचंद राय चौधरी का कहना है कि अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की तरह ही चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह करके द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। कौन कहते हैं? हेमचंद राय चौधरी कहते हैं। अरे बिंबिसार क्यों कहेंगे, हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार ने भी तो किया था लिच्छवियों से विवाह, लिच्छवी राजकुमारी से, ऐसे इसने भी लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की अन्य विजयों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। संभवतः वायु पुराण में यह कथन है कि गुप्त वंश के लोग गंगा के किनारे प्रयाग तक तथा साकेत और मगध पर शासन करेंगे। यह चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार को इंगित करता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार को इंगित करता है। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बना एक बार, समतट कहां स्थित है? तो पूर्वी बंगाल में। कहां है? नागवंशी शासकों का किससे वैवाहिक संबंध था? तो वाकाटकों से था। किससे? चुटु सातकर्णी वंश के शासक कहां शासन करते थे? तो कुंतल क्षेत्र में करते थे। कुंतल कर्नाटक को बोलते हैं। कुंतल किसको बोलते हैं? चुटु सातकर्णी वंश के शासक कहां शासन करते थे? कुंतल यानी कर्नाटक में। पाणिनि ने किस संघ को आयुद्धजीवी संघ कहा है? पाणिनि ने मालवों को और योद्धेयों को आयुद्धजीवी संघ कहा है। किस गणराज्य के लगभग 6000 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मालवों के जो सिक्के हैं वो 6000 के आसपास प्राप्त हुए हैं। किस गणराज्य का एक भी सिक्का नहीं मिला है? तो मद्रक राज्य का एक भी सिक्का नहीं मिला है। मद्रक गणराज्य का, जो रावी और चिनाब नदी के बीच में शासन करते थे। ठीक है। रचना दुआब बोलते हैं रावी और चिनाब के बीच का दुआब जो है, क्या बोलते हैं? रावी और चिनाब। रेचना, र से रावी, चे से चिनाब, रचना दुआब। ठीक है। अगर बारी बोल रहा होगा तो ब्यास और रावी के बीच का दुआब बारी है। अगर बिस्ट बोल रहा होगा तो ब्यास और सतलज के बीच का जो दुआब है वो बिस्ट जलंधर दुआब कहलाता है। ठीक है। चलो जी, भारशिवनाग कहां के शासक थे? वो ग्वालियर के थे। पद्मावती पुराना नाम है ग्वालियर का। भारशिवनाग कहां के शासक थे? ग्वालियर के, पद्मावती। अगला, किस वंश के शासकों ने त्रिरात्र यज्ञ का अनुष्ठान किया था? तो मौखरी वंश के शासकों ने त्रिरात्र यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वर्तमान में अहिछत्र का समीकरण किससे स्थापित किया जाता है? तो बरेली से। बरेली का पुराना नाम है अहिछत्र। किसका? बरेली का अहिछत्र है। प्राचीन लिच्छवी राज्य मूलतः कहां स्थित था? तो वैशाली में। कहां? वैशाली। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित मुरुंड नामक विदेशी जाति कहां पर शासन करती थी? तो कन्नौज के आसपास शासन करती थी मुरुंड। कभी जाना कन्नौज? उसकी प्राचीनता आज भी दिखेगी आपको। उन गलियों में जब आप घूमोगे, उन मंदिरों को जब आप देखोगे और जो इत्र की महक जब चलेगी उन गलियों में, मैं घूमा हूं, तो बिल्कुल प्राचीन सा दिखता है क्या कन्नौज। ठीक है। अब तो नए नए मॉल्स भी बन गए होंगे, लेकिन मैं काफी पहले 20-22 साल पहले गया था, 20-25 साल पहले। किसने गुप्त राजाओं को शूद्र निम्न जातीय जाट कहा है? केपी जायसवाल ने। किसने? केपी जायसवाल ने। अधिकांश विद्वान गुप्त राजाओं को किस जाति का मानते हैं? वैश्य। किस जाति का मानते हैं? वैश्य। जावा का वह कौन शासक था जो स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज बताता है? ऐश्वर्यपाल। जावा का शासक ऐश्वर्यपाल अपने आप को समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। कौमुदी महोत्सव की रचना किसने की? वज्जिका नामक एक कवित्री ने की। ये यूपी पीसे से क्वेश्चन रहे हैं। वज्जिका नामक कवित्री, कौमुदी महोत्सव। अगला, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कांच की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? आंसर मुद्रा। दरअसल एक बार क्वेश्चन बना, हम लोगों की समझ में भी नहीं आया उस जमाने में। उन्होंने कहा कांच के सिक्के मिले। कांच जो है राजा का नाम है, वो हिडन है। इस जो मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई उसमें ये अनुमानता संभवतः ये माना जाता है कि जो कांच नामक व्यक्ति है उसका नाम मिला हुआ कांच। उन्होंने तो उस जमाने में कांच लिखा। अब कांच तो ग्लास होता है, लेकिन हमने कहा कांच के सिक्के मिले, किस वंश से संबंधित है? आंसर संभवतः गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से? इन्हीं के बीच में आता है कहीं पर कांच। कांच। अधिकांश विद्वान गुप्तों के मूल निवास स्थान को कहां मानने के पक्ष में है? मगध। अधिकांश व्यक्ति क्या मानते हैं? विद्वान मगध को मानते हैं गुप्तों का मूल निवास। चीनी भिक्षुओं के लिए किस शासक ने मृग सिखावन मठ के पास एक चीनी मंदिर बनवाया था? आंसर श्रीगुप्त ने।
चीनी भिक्षुओं के लिए श्रीगुप्त ने मृग सिखावन मठ के पास एक चीनी मंदिर बनवाया था। श्रीगुप्त ने चीनी मंदिर को 24 गांव दान में दिए। इस तथ्य पर कौन प्रकाश डालता है? इत्सिंग। कौन डालता है? इत्सिंग डालता है। अगला, गुप्तों को मागध गुप्त कहकर कौन संबोधित करता है? पुराण। पुराण बोलते हैं मागध गुप्त, यानी मगध के गुप्त। मगध मतलब बिहार। गुप्तों के प्रारंभिक अभिलेख और सिक्के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मिले हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहां पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो कुमारगुप्त प्रथम का था। किसका? कार्यकाल नहीं बोलेंगे, शासनकाल बोलेंगे। सबसे लंबा शासनकाल किसका था? कुमारगुप्त प्रथम का था। गुप्त संवत का प्रवर्तन किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एना डोमिनी में, 319 ईस्वी में। इतना समझ में आ गया? तो अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा समुद्रगुप्त के बारे में, जो 335 से 375 तक शासन करता है।